एक कड़ी मेहनत करने के बाद जब चेक डिसऑनर्ड हो जाता है और उसके बाद आपकी एक लड़ाई शुरू होती है कि किस तरह से टाइमलाइंस को फॉलो करते हुए आप चेक बाउंस की कंप्लेंट भी फाइल कर देते हो कि आपको ये पता चले कि प्री समनिंग ऑफ द एविडेंस की स्टेज पे ही आपका जो कंप्लेंट है वो डिसमिस कर दी जाती है। ये डिसमिसल करने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि जैसा कि फॉर एग्जांपल कि प्री सबमिनिंग एविडेंस की कोई डेट मिली, वो डेट जो आपके वकील साहब ने प्रॉपर्ली नोट नहीं कर पाए, और ये जेन्युइन रीजन भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कई बार कोर्ट्स में, दिल्ली के कोर्ट्स में लॉन्ग पेंडेंसी है, तो जो डेट्स हैं वो 6-6 महीने बाद की भी मिलती हैं। तो उस सिनेरियो में अगर वो डेट मिस हो गई और कोर्ट की 1-2 डेट्स ऐसे ही चलेगी जिसमें कंप्लेनेंट ना आया, ना कंप्लेनेंट का एडवोकेट अपेयर हुआ, तो उस कारण जो लर्नेड मजिस्ट्रेट हैं केस को डिसमिस कर सकते हैं फॉर दी नॉन प्रोसिक्यूशन के चक्कर में। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मान लो आपने आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं करा, या अगर फाइल किया तो उसके अंदर लोन की डिटेल्स नहीं दे रखी जो आपने अक्यूज पर्सन को दिया था, एंड उस लोन को डिस्चार्ज करने के लिए जो चेक इशू हुआ था जो लेटर डिसऑनर्ड हो गया। तो लर्नेड मजिस्ट्रेट ने इसी के बेसिस के ऊपर ही आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी, साइटिंग की भाई जो आपका ये लोन अमाउंट था वो अनअकाउंटेड मनी था, ब्लैक मनी था, तो मैं तो आपकी जो कंप्लेंट है उसके ऊपर कॉग्निजेंस नहीं लूंगा। तीसरा सिनेरियो, मैनी टाइम्स आप लोगों को पता है कि देश भर में चेक बाउंस के मैटर्स की पेंडेंसी है, तो आपने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया एक्यूज पर्सन के साथ कि भाई अगर तुम्हारा चेक बाउंस हो गया तो देन आपकी कुछ प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा या लेट्स से आपका कोई अनदर एसेट जो है वो मेरे पास आ जाएगा। तो इन दैट केस जब ये एग्रीमेंट लर्नेड ट्रायल कोर्ट ने प्री सबमिनिंग स्टेज पे चेक किया तो उनको ये लगा कि आपने तो ऑलरेडी एक्यूज पर्सन के साथ ये एग्रीमेंट करके अपना राइट जो है क्लोज करवा लिया है कि अब आप चेक डिसऑनर होने के बाद एनआई कंप्लेंट ही फाइल करोगे, लेकिन अब आपके पास एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी है, सिविल रेमेडी है कि अब आप जो है एज पर दिस एग्रीमेंट वो पर्टिकुलर एसेट को पोजेशन ले लोगे। इन सारे सिनेरियोज को अगर हम ध्यान में देखें तो कॉमन इसमें इशू क्या है? प्रोसीजरल इरेगुलरिटी। हाँ, हमने आईटीआर के अंदर लोन अमाउंट जो है मेंशन नहीं करा, लेकिन ये इरेगुलरिटी जो है, प्रोसीजरल इरेगुलरिटी, वो मेरे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है, ना कि इससे मेरा जो डेट है विद द एक्यूज पर्सन वो खत्म हो जाए। सिमिलरली अगर मैंने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन भी कर दिया है एक्यूज पर्सन के साथ जो कि एक कंडीशनल रिक्वायरमेंट सेटअप कर रहा है कि अगर चेक डिसऑनर्ड हुआ तो मैं आपका ये पर्टिकुलर एसेट ओवरटेक कर लूंगा, तो द लॉ इज वेरी क्लियर कि जो ऑल्टरनेटिव सिविल रेमेडी अवेलेबल है वो जो है आपका राइट टू फाइल एनआई कंप्लेंट उसको क्लोज नहीं कर सकता। ये आपका स्टैट्यूटरी राइट है, जो कि ऑल्टरनेटिव रेमेडी वो भी साथ में चल सकती है, लेकिन ये जो एनआई 138 की कंप्लेंट है वो भी साथ में चलेगी। तो अगर आपकी कंप्लेंट जो है डिसमिस हो गई है इस तरह की प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज के कारण, तो आपके पास एक रास्ता है कि आप ऑनरेबल सेशन कोर्ट की रिवीजन ज्यूरिसडिक्शन या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट की रिवीजन ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक करके एप्रोप्रिएट पिटीशन वहां पे मूव कर सकते हैं एंड टू सेट असाइड सच डिसमिसल, क्योंकि इससे आपका सब्सटेंटिव राइट टू फाइल एंड राइट टू सीक द ट्रायल अंडर द एनआई एक्ट जो है वो ही क्लोज कर दिया है लंदन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, जो कि लॉ में मेंटेनेबल नहीं है। और अगर आपको सिमिलर प्रोसीजरल इश्यूज के बारे में समझना है या एनआई एक्ट की रीसेंट जजमेंट्स के बारे में अंडरस्टैंड करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।